हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए आपको क्लास 10 हिंदी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो हमारा चैनल है वो एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल, इसे आप सब लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्या है। देखिए ये हमारा है युवा जंगल भाषा एक मात्र अनंत है। युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है, ये हमारा चैप्टर है जो किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो आइए हम यहाँ पे एक एक पद्यांश और उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अशोक वाजपेयी के जीवन परिचय के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, जीवन परिचय। देखिए यहाँ पे अशोक जो हमारे हैं, यहाँ पे उनकी जीवन परिचय के बारे में बात कर रहे हैं हम। आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी, आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश में स्थित दुर्ग नामक स्थान पे हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? 16 जनवरी को, यहाँ पे देखिए 16 जनवरी 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश में स्थित दुर्ग नामक स्थान पे हुआ था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट डिफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए प्राप्त किए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जन्म की बात है, उनकी माता पिता का नाम अगर ना हो तो शिक्षा दीक्षा के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम शिक्षा के बारे में बताए हैं कि वो सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट डिफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद देखिए इन्होंने दयाल सिंह कॉलेज में अंग्रेजी विषय का अध्यापन किया। इसी बीच इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेना में हो गया, इसलिए इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया। इनका जब चयन हो गया भारतीय प्रशासनिक सेना में तो इन्होंने क्या किया, अध्यापन कार्य जो था वो इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने मध्य प्रदेश में कला साहित्य और संस्कृति की सेवा की तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और बिरला फाउंडेशन से भी जुड़े रहे। भोपाल में इन्होंने बहुआमी कला केंद्र भारत भवन की स्थापना की। वाजपेयी जी वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रह चुकी हैं। ये क्या है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रह चुके हैं। अब आइए हम इनके कुछ साहित्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए साहित्य परिचय पूरा लिखा हुआ है, जिसे आप याद करके अपने नोट कॉपी पे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आइए देखिए साहित्य परिचय इनका क्या था। अशोक वाजपेयी का रचनात्मक व्यक्तिगत बहुआयामी है। उनका जो रचनात्मक व्यक्तिगत हो क्या है, बहुआयामी है। वे आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक और संस्कृत कृति कर्मी थे। इन्होंने संवेद, पहचान, पूर्वज, समास और बहुवचन आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। यहाँ पे देखिए इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो क्या क्या है, समास, बहुवचन, ये सब इनकी पत्रिकाएं हैं जिनका ये संपादन किए। कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, सृजनात्मक, आलोचक आदि का चयन, मुक्ति बोधक और शमशेर बहादुर सिंह की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया है। अब देखिए इन्हें 1994 ईस्वी में काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें इनकी जो काव्य संग्रह है कहीं नहीं वहीं पर, इस साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित हो चुके हैं ये। इसके अतिरिक्त इन्होंने दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। आदि इनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, जिसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो आइए इनकी जो कृतियाँ हैं इसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि हम जीवन परिचय का उनसे बोलता लिखने के लिए तो उसी हम जीवन परिचय लिखते हैं, लेकिन जब अगर वहाँ पे साहित्य परिचय कर दिया तो हमें साहित्य परिचय और कृतियाँ और भाषा शैली ये सभी हमें यहाँ पे प्रस्तुत करने रहते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी हम कुछ कृतियाँ ली हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी कृति दी गई हैं, लेकिन आप अगर इसमें से थोड़ा ही लिखेंगे फिर भी आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि इनकी कृतियाँ क्या हैं। कविता संग्रह इनकी क्या है, वाजपेयी जी 15 काव्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जो वाजपेयी जी की 15 काव्य पुस्तक हैं ये क्या हुई हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। आगे देखिए जिनमें प्रमुख है उनमें से कुछ पुस्तक के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे है पुस्तक शहर अब भी संभावना है, अवन्यू, उम्मीद का दूसरा नाम,
और अगला है कहीं नहीं वहीं, जिस पे इन्हें क्या मिला था, हम आपको अभी बताएं कि कहीं नहीं वहीं पे इन्हें अकादमी साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। और आगे देखिए कुछ रफ्फू कुछ थिगड़े दुख चिरता आदि सब यहाँ पे इनकी जो इसी प्रकार सभी यहाँ पे इनकी कृतियाँ के बारे में, यहाँ पे कविता संग्रह के बारे में प्रस्तुत की गई है। आगे देखते हैं जो आलोचना यहाँ पे साहित्य और आलोचना से संबद्ध इनकी 7 कृतियाँ हैं। मतलब साहित्यिक और आलोचना से संबंधित इनकी कितनी कुल कृतियाँ हैं, 7 कृतियाँ कुल इनकी हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। जिनमें से जो कुछ प्रमुख कृतियाँ यहाँ पे हम लिए हैं, पहला क्या है फिलहाल, अगला है कुछ है पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता का कल्प और सिद्धियाँ शुरू हो गई हैं। आज यहाँ पे कुछ इनकी हम आलोचना के बारे में बताए हैं। अब देखिए इनकी भाषा शैली इनकी क्या थी, तो देखिए अशोक वाजपेयी निजता और आत्मीयता के कवि थे, स्वाभिजनता के नहीं, ये स्वाभिजनता के कवि नहीं थे। वे शब्द ही अनंतता और पवित्रता में विश्वास रखते थे। इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने किसकी बोली का प्रयोग किया, इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अगर हम इसे भाषा शैली में लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि इनकी जो भाषा शैली है, इसमें हमें जो कृतियाँ इनकी मिली हुई, किसमें मिली हुई है, भाषा शैली साहित्यिक खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसकी शैली अधुकांत व छंद मुक्त है। आगे देखिए इनकी कविताएं मुख्य केंद्र बिंदु मनुष्य की जीविका इत्यादि पे मतलब विषाद रह चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे इनका साहित्य में स्थान, अर्थात इनका साहित्य में स्थान क्या रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए इनका जो साहित्य में स्थान है, साहित्यिक कवि अशोक वाजपेयी ने वर्तमान समय के सत्य को कविताओं के रूप में वर्णित किया है। इन्होंने स्वयं को नारेबाजी से बचाकर प्राचीन परंपरा से सत्य अर्जित कर अपने काव्य को निरखता है, इसलिए आधुनिक कवियों से इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यही कारण है कि इन्हें हम क्या किए हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं साहित्यिक क्षेत्र में। तो आइए हम अब यहाँ पे पद्यांश की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा ये अगला पद्यांश है। यहाँ पे पद्यांश पहला है जो कि युवा जंगल। पद्यांश पहला यहाँ पे देखिए क्या है कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, ओठों मेरे एक हरे गान में काँपते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्ति रचना। आइए पहले हम यहाँ पे इसके संदर्भ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे संदर्भ हम एक बताएंगे जो सभी पद्यांश के लिए वही होगा। तो देखिए यहाँ पे संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की युवा जंगल शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि अशोक वाजपेयी द्वारा रचित विविधता से ली गई है। तो अब यहाँ पे हम इसके प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग क्या होता है, देखिए प्रसंग हम व्याख्या का जो सटीक होता है, जो इस पद्यांश का सटीक है, जो कवि कहना क्या चाहता है, इसके बारे में हम प्रसंग में लिखते हैं एक संक्षिप्त रूप में, वही हमारा प्रसंग होता है। क्योंकि अगर आपका प्रसंग संदर्भ अगर सही है तो आपको नंबर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रसंग इसका हम लिखेंगे, युवा जंगल में कवि ने मानव को भी वृक्षों की तरह हमेशा दृढ़ रहने और संयम शक्ति प्राप्त करने की पीड़ा दी है। इसमें कवि ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि जैसे युवा जंगल में होता है, मतलब वृक्ष, उसी प्रकार जो मनुष्य हैं उन्हें भी सहन शक्ति प्राप्त करने के लिए वहाँ पे मतलब पीड़ा मिलती है। उन्होंने हरे जंगल को लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाकर उनसे आशा उत्साह और प्रेरणा ग्रहण करने को कहा है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे पेड़ होते हैं, सहन शक्ति उसमें उनके अंदर होती है, वैसे जो मनुष्य होते हैं उन्हें भी वैसे ही बनना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही वन संरक्षण की भी आवश्यकता को यहाँ पे दर्शाया गया है, बल दिया गया है वन संरक्षण पे कि हमें पेड़ की मतलब संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो आइए हम इसे व्याख्या के जरिए आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए कह रहा एक युवा जंगल मुझे, कवि कहते हैं कि हरे भरे युवा जंगल को देखकर ऐसा लगता है मानो नए वृक्षों वाला युवा जंगल उत्साहित होकर आकाश को छूने को उत्सुक और अपनी पतली पतली टहनियों से उसे बुला रहा हो।
एक युवा जंगल अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मतलब जो उसकी टहनियाँ हैं उसे अंगुली के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि जो एक युवा जंगल है वह आकाश को, मतलब नए वृक्षों वाला युवा जंगल उत्साहित होकर आकाश को छूने के लिए क्या करता है, अपनी जो पतली पतली टहनियाँ हैं उसे बुला रहा है। मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। यहाँ पे कहता है युवा जंगल के आमंत्रण में कवि की सूखी नसों में स्थित निराश की भावना दूर हो जाती है। लेकिन मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, मतलब जो उसकी नस थी वो क्या थी, सूखी हुई थी, लेकिन उसे उत्साह और आशा का संचार होने लगता है, मतलब वो नसों में स्थित जो निराश की भावना है वो दूर हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, उत्साह और आशा का संचार होने लगता है। इस आमंत्रण से कवि की आंखों में सुखद और सुनहरे भविष्य के सपने तैयार लगते हैं। आंखों में हरी परछाई फिसलती हैं। हरी परछाई फिसलती है मतलब क्या, परछाई जो है यहाँ पे वो आपका सपना है। वो क्या है, आपका सपना है, जो आपकी आंखों में क्या है, आपके सपना स्थित है, आपका सपना स्थित है। अतः यहाँ पे है कि इस आमंत्रण में कवि की आंखों में सुखद और सुनहरे भविष्य के सपने तैयार लगते हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरता है। अब कवि के जीवन का उद्देश्य बदल गया। अब कवि का जो जीवन का उद्देश्य वो क्या हुआ, बदल गया, और वह अपने कंधों पर उस उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा है। उस उत्तरदायित्व, जो उसका उत्तरदायित्व है इस संसार में आने पर, उसे वो महसूस करता है, जिससे उसकी जीवन रूपी निराशा समाप्त हो जाती है। उसकी जीवन रूपी निराशा क्या होती है, समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, निराशा के कारण सूख कर कड़े हो चुके ओठों से जो हरियाली रूपी हंसी गायब हो चुकी थी, ओठों मेरे ये हरे गान में कांपते। यहाँ पे देखिए ना, ओठों मेरी, मतलब जो उसकी ओठ थी वो क्या चुकी थी, सूख चुकी थी, जो हंसी थी उस पर गायब हो चुकी, लेकिन वह वृक्ष के आमंत्रण से आकाश में उत्साह का रस पाकर सरस हो उठी है, अर्थात जीवन के नए गीत गाने के लिए उत्सुक है। यहाँ पे देखिए, हरे गाने से कांपते हैं, मतलब जीवन का जो नया गीत है उसे गाने के लिए क्या है, उत्सुक है। मैं नहीं हूँ और कुछ है, बस एक हरा पेड़ हूँ। यहाँ पे फिर आगे कहते हैं कवि कि मानो वह व्यक्ति न होकर एक क्या है, एक हरा भरा पेड़ बन गया है। एक हरा क्या है, पेड़ बन गया है, हरी पत्तियों की ये दिव्य रचना, जिससे उत्साह रूपी हरी पत्तियों की आशा भर गई हो। कवि स्वयं को उत्साह से परिपूर्ण हरे भरे लहराते हुए पेड़ों की तरह महसूस कर रहा है। यहाँ पे जो कवि हैं वो अपने आप को स्वयं में क्या है, ये सोच रहे हैं कि मैं एक पेड़ हूँ जो हरे भरे लहराते हुए पेड़ों की तरह क्या हो, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब उनके जीवन से लिया गया है कि जिस प्रकार मतलब पेड़ होता है उसी प्रकार यहाँ पे उनको प्रदर्शित किया गया है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ इसके काव्यगत सौंदर्य भी जान लेते हैं, जो कि है भाषा साहित्य। भाषा इनकी क्या थी, भाषा इनकी जो थी वह साहित्यिक खड़ी बोली थी, और शैली प्रतीकात्मक तथा मुक्तद, और जो इनके गुण हैं, गुण प्रसाद है। गुण क्या है इनके, प्रसाद है। आगे देखिए, और जो रस है वो शांत रस है, क्योंकि इस पद्यांश को पढ़ के मतलब जो आपको यहाँ पे शांत की भावना आपके मन में उत्पन्न हो रही है, तथा यहाँ पे क्या है, शांत रस है। और अलंकार यहाँ पे मानवीकरण है, क्योंकि हम यहाँ पे एक पेड़ को एक इंसान मतलब एक युवा माने हैं, अतः यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये मानवीकरण है। अब हम अगला पद्यांश देखते हैं। देखिए, ये हमारा अगला पद्यांश है, पद्यांश 2। अब यहाँ पे हम इसके प्रसंग की बात करें अगर, तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यगत वंश में कवि को युवा जंगल द्वारा अपने संरक्षण किए जाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पे प्रस्तुत पद्य काव्य वंश में कवि को युवा जंगल, जो कवि है उसे क्या मानते हैं, यहाँ पे युवा जंगल द्वारा अपने संरक्षण किए जाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अब आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं, और व्याख्या से समझते हैं कि यहाँ पे जो प्रसंग का तात्पर्य है वो क्या है। वो जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, वो जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या करें तो कवि युवा जंगल से कहता है कि अगर तुम मुझे आमंत्रित करती हो, वो जंगल युवा
कवि युवा जंगल से क्या कहता है कि अगर तुम मुझे क्या कहते हो, आमंत्रित करते हो, तो मैं तुम्हारे समीप आता हूँ। बुलाते हो आता हूँ तो मैं तुम्हारे क्या आता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है बुलाते हो और आता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, तुम्हारे समीप आता हूँ। आगे देखिए, मैं वसंत की हरियाली से परिपूर्ण होकर तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। एक हरे क्या मतलब है, एक हरे मतलब हरा होके, वसंत में डूबा हुआ हूँ, अर्थात हरियाली से परिपूर्ण होकर मैं तुम्हारे अंदर क्या करूँगा, समा जाऊंगा। अर्थात कवि स्वयं की एक पेड़ के रूप में कल्पना कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बताए ना, जो कवि है वो क्या, वो अपने आप को एक पेड़ के रूप में कल्पना कर रहे हैं। आगे देखिए, जिस प्रकार हम किसी के साथ रहते हैं या उसके पास जाते हैं तो उसकी वातावरण के अनुकूल स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे आप अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ का जैसा वातावरण, जैसा माहौल होता है, उस रूप में आप ढल जाते हैं। आपको वहाँ ढलना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ समय तक अगर रहेंगे तो आपको वहाँ पे ढलना पड़ेगा, उस रूप में आपको परिवर्तित होना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे बता रहा है कि उसी वातावरण, उसी अनुकूल स्वयं को परिवर्तित कर लेती हैं, फिर चाहे वह जड़ हो या चेतन। उसी प्रकार युवा जंगल में जाने के लिए कवि भी एक पेड़ की भांति बनकर उसमें निवास करता है। मतलब वो क्या करता है, युवा जंगल में जाने के लिए उसे एक पेड़ बनना पड़ता है, उसी भांति वो बनकर उसमें निवास करता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसे काव्यगत इसकी सौंदर्य जानिए तो यहाँ पे जो भाषा है वो साहित्यिक भाषा है, क्योंकि भाषा वही रहने वाली है, भाषा तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसे ये अशोक वाजपेयी ही इस सभी यहाँ पे पद्यांश को लिखा है। तो जो यहाँ पे रस है वो क्या है, शांत रस है, क्योंकि हमें इसको पढ़कर एक मन में हमारी शांति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, शांत रस है। और अलंकार मानवीकरण है, यहाँ अभी हम जंगल को युवा के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। जो हमारा ये जंगल, इसे हम क्या मान रहे हैं, इसे हम युवा मान रहे हैं, युवा से यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। तो आइए हम अगला पद्यांश देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा अगला पद्यांश है। ये क्या है, भाषा एकमात्र अनंत है, ये इस पे है। अर्थात यहाँ पे अगर हम संदर्भ लिखेंगे तो वहाँ पे हम संदर्भ में क्या लिखते थे, वहाँ पे हम लिखते थे कि युवा जंगल शीर्षक, और यहाँ पे हम लिखेंगे भाषा एकमात्र अनंत है। अर्थात लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की भाषा एकमात्र अनंत है, शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि अशोक वाजपेयी द्वारा रचित तिनका तिनका काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे भाषा एकमात्र अनंत है। यहाँ पे हम प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में कवि भाषा की सत्य की सामर्थ्य और उसकी शासक सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। अब अगर हम व्याख्या यहाँ पे देखिए तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है। ये फूल झड़ता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालन में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालन, रहेंगे फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत। तो आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। फूल झड़ता है, कवि कहते हैं कि भाषा की एकमात्र अनंत है। ये बता रहे हैं, ये भाषा के बारे में यहाँ पे संबोधित किए हूँ, क्या किए, भाषा के बारे में संबोधित किए हैं, कह रहे हैं कि भाषा ही क्या है, एकमात्र है, अनंत है, अर्थात जिसका अंत नहीं हो सकता। भाषा का कभी यहाँ पे अंत नहीं हो सकता। फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पे गिरती है, फूल झड़ता है मतलब क्या है, कोई पेड़ होता है, ये हमारा पेड़ है तो इससे जो पत्ते गिरते हैं नीचे पृथ्वी पे वो क्या होता है, इससे अलग हो रहे हैं। अर्थात फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पे गिरता है, उसकी पंखुड़ियाँ टूट कर बिखर जाती हैं। फूल शब्द है, उसकी पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, टूट के नीचे बिखर जाती हैं और अंत में वह मिट्टी में विलीन हो जाती हैं। प्रकृति ने फूल को जन्म दिया है, प्रकृति क्या की, फूल को जन्म दिया है और अनंत वह प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। इसे प्रकृति ने ही जन्म दिया और प्रकृति में क्या कर रहा है, विलीन हो जा रहा है। फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते, यहाँ पे देखिए क्या शब्द करा, फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते। जैसे फूल करा कि फूल तो प्रकृति ने दिया है, भाषा भी तो हमें क्या है, एक संपत्ति के रूप में हमें प्राप्त हुई है। तो भाषा भी मतलब जो शब्द है वो भी संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो फूल है, यहाँ पे कह रहा कि फूल क्या है, प्रकृति ने हमें दिया है और प्रकृति में ही बाद में इसकी विलीन हो जाता है। लेकिन जो शब्द हैं क्या ये प्रकृति में विलीन होते हैं, नहीं,
शब्द प्रकृति में विलीन नहीं होती हैं। भाषा जो शब्दों से बनी है वह कभी कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो कभी क्या होती है, समाप्त नहीं होती है। सदियों पश्चात भी भाषा का अस्तित्व उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है। देखिए यहाँ पे सदियों के पार बच्चे गेंद उछालता है, जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा उसे पकड़कर पुनः उछाल देता है। नोकती है उसे एक बच्ची, मतलब कहता है कि दूसरा उसे पकड़ कर क्या करता है, पुनः उछाल देता है। आज किसी ने कोई बात कही, सैकड़ों वर्षों बाद परिवर्तित स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है। यहाँ पे देखिए, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। इसका मतलब जैसे जो आप पढ़ रहे हैं ये कोई और भी लिखा होगा, ये इसे कोई और भी पढ़े होंगे और फिर भी आप देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अर्थात समझ लीजिए, आप कंपेयर कीजिए तो एक बूढ़ा इसे पढ़ा, इसे पढ़ के गया, फिर आप एक बूढ़े, मतलब आप बूढ़े नहीं हैं, फिर भी यहाँ पे बोला गया है बूढ़ा, तो कंपेयर कर लीजिए कि आप फिर उसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अपने जीवन से अगर लिया जाए तो ये एकदम सही बात यहाँ पे कही गई है कि ये क्या है, ऐसे एक बार कोई बूढ़ा पढ़ के जा रहा है, फिर सैकड़ों बार फिर उसे भी कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, उस बात को कह रहा है। अतः भाषा की ही एकमात्र अनंत है। अतः यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको संबोधित समझ में आ रहा है कि भाषा ये क्या है, एकमात्र अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। परंतु शब्द शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा, शब्द क्या है, हमेशा रहने वाला है। वह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे है। भूगोल और इतिहास से परे, यहाँ पे क्या लिखा है, भूगोल और इतिहास से वो क्या है, परे है। क्योंकि शब्द कभी इतिहास नहीं बनते, क्योंकि शब्द जो है वो कभी इतिहास नहीं बनता। वह सदैव वर्तमान में रहता है। किसी देश तथा जाति की भौगोलिक सीमा उसे अपने कथन में बांध नहीं पाती। उसका प्रयोग का विस्तार अनंत है, सार्वकालिक है। किसी दालन में बैठा हुआ न बच्चा रहेगा न बूढ़ा रहेगा। अब इसके यहाँ पे देखिए व्याख्या। उदाहरण के रूप में वृद्ध व्यक्ति यदि किसी कविता को या गीत को गुनगुनाता है तो उसका वह गीत उसके मरने के बाद समाप्त नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पे अगर ये जिसने भी इसे लिखा, मतलब आपको पता है इसने किसने लिखा, वाजपेयी ने लिखे, तो यहाँ आपको पता है इसे जिसने, मतलब यहाँ पे अशोक वाजपेयी के द्वारा ये पद लिखा गया है। तो वो मर भले गए लेकिन क्या उनके जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं उनका अंत ही नहीं हुआ। जो आप पढ़ रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। वो तो मर गए लेकिन क्या उनके शब्द का अंत हुआ यहाँ पे? यहाँ पे उनके शब्द का अंत नहीं हुआ। अतः यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भाषा है वो क्या है, भाषा अनंत है, इसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। बल्कि वह गीत बहुत बाद भी पीढ़ी से वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बर्बाद में बैठकर उसी प्रकार गाया जाता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसे आप पढ़ रहे हैं, फिर अन्य कोई बच्चे आएंगे इसके बाद, आपके बाद वाले वो सब भी इसे पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये चलता जाता है, ये ऐसे ही बढ़ता जाता है, ऐसे चलता जाता है। तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो शब्द है उनका कोई अंत नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, अंत में कवि कहती हैं, यहाँ अंत में कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर है। एक दिन वह गेंद उछालने वाला बच्चा, वह गीत गाने वाला वृद्ध, गेंद फूल और बरामदा कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, न गेंद न फूल दाला मतलब जो बरामदा है, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु गीत के शब्द सदैव जीवंत रहेंगे। फिर भी शब्द, मतलब फिर भी जो गीत के शब्द है वो क्या रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। ये सब भले इनकी मृत्यु हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये विलीन हो जाए प्रकृति में, लेकिन जो ये शब्द है, जो गीत है, वो क्या, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अतः भाषा क्या है, भाषा मतलब कभी मरती नहीं है, ये अमर है, अजर है, अनंत है। संसार में केवल भाषा ही अमर है, बाकी सब नश्वर है। मतलब आपकी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर आप कोई पद अपनी भाषा के द्वारा कुछ लिख देंगे तो उसे जीवन पर्यंत उसे याद किया जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो रस है वो शांत रस है, तथा जो यहाँ पे अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार है। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। यहाँ पे देखिए, हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसे और साथ में से शेयर भी कीजिए, जिससे सभी के पास ये नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आई होप आपको हम यहाँ पे जो भी पद्यांश पढ़ाए हैं वो आपको उसकी व्याख्या समझ में आया हो। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।